Today, let us discuss firstly the example number जो है वो 16 मेरे पास जो है on page 376 of statistic. First example मेरे पास जो है example 16 में what they have mentioned in the statement, the variance of 20 observation is जो है 5. If each observation is multiplied by 2, then find the new variance of the resulting observation. What they have mentioned here, if I am having 20 observation and variance जो है of the 20 observation जो है that is given to me 5, and if each observation जो है मेरे पास जो भी पुरानी ऑब्जर्वेशन थी स्कोर मैंने x1 x2 x3 सो ऑन ये माना गया, और अगर मैंने हर टर्म को ईच ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा उन्होंने मेरे से पूछा है कि व्हाट विल बी द न्यू मीन और वेरिएंस, तो भी हमें कैलकुलेट करने को कहा. आई नीड टू कैलकुलेट द न्यू of this series या these observations. अब बेटा for that बेटा सबसे पहले मेरा काम ये कि मैं जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको इवैल्यूएट करूं. अगर बेटा मैं देखूं मेरे पास जो है यहाँ पर मैं वेरिएंस की बात करूं तो आपको पता है कि मेरे पास जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एन ऑब्जर्वेशन का, दैट इज समेशन xi minus x bar का स्क्वायर बाय नंबर ऑफ टर्म्स. ये होता है. ठीक है, यानी यहाँ क्या यूज कर रहे हैं हर ऑब्जर्वेशन को और मीन को. अगर यहाँ मीन यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस है बेटा मेरे को मीन को भी देखना है कि क्या मेरे पास मीन वैल्यू होगा. सबसे पहले ये बात, अगर मैंने हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर मेरी न्यू ऑब्जर्वेशन है मैं क्या करूं, अगर उसको रिप्रेजेंट करती हूँ y से यानी y1 y2 y3 और इसको जनरलाइज कर दूं तो मेरे पास जो yi है वो कैसे आया 2 टाइम्स x, यानी हर जो पिछली टर्म थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर लिखा भी था. तो दैट मीन्स अब अगर मुझे मीन इवैल्यूएट करना है, मीन क्या होगा समेशन yi होगा ना. अब yi की वैल्यू कितनी है 2x ओवर एन. अब मैं 2 क्या कर लूं कॉमन ले लूं, तो जब मैंने 2 कॉमन लिया तो मेरे पास वो समेशन xi ओवर एन आ गया. अब बेटा मैं क्या करूं यहाँ पर इस क्वांटिटी को आपको पता है क्या लिख देती मीन किसका ये पुरानी ऑब्जर्वेशन का, और उसके मीनिंग को मैंने क्या दिया था x बार दिया था. अगर आपने नहीं भी मेंशन किया फॉर्मूला तो आप लिख सकते हो एंड मीन इज x बार, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए किसी को. तो हम इसकी जगह जो x बार यानी y बार जो है वो मेरे पास कितना आ गया दैट इज 2x बार. ओके बेटा, नाउ कम टू न्यू वेरिएंस जो मैंने इवैल्यूएट करना. न्यू वेरिएंस जो है बेटा मेरे पास क्या आएगा समेशन जो है x i जो है यहाँ नहीं आएगा yi आएगा. रीजन yi क्यों आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो है बेसिकली क्या दिया हुआ है बेटा, मेरे पास जो है यहाँ पर क्वांटिटीज जो है वो yi दी हुई है. मैंने न्यू जो है वो yi इज कंसीडर किया, तो दैट्स व्हाई न्यू ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो yi माइनस y बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. तो अब बेटा मेरे पास समेशन yi की वैल्यू मैंने लिखा क्या निकाली थी 2xi माइनस y बार की वैल्यू क्या निकाली है 2x बार. आई हैव रिटन हियर ना, तो होल स्क्वायर बाय n. अब यहाँ नॉर्मली बच्चे मिस्टेक करते हैं, देखिए 2 कॉमन है बट यहाँ स्क्वायर भी है. व्हेन आई विल टेक 2 कॉमन तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. तो मेरे को बाहर 4 कॉमन लेके आना है. ओके, तो अंदर क्या बचेगा समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड n. तो यहाँ पर बेटा ये क्वांटिटी
की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई थी 5, तो दैट मीन्स 4 into 5 आंसर इज 1। और हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। कैसे? जिस भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया होता है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर 4, आंसर विल बी चेंज बाय 4। लेकिन यही अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करती तो बेटा आंसर विल नॉट बी सेम, देन द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन सेम। ओके बेटा, clear to you? Any problem to anyone? Anything you want to ask? Anything? Okay, now चलिए बेटा, तो दैट मीन्स अब नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं बेटा। हमारे पास जो है नेक्स्ट टाइप जो है मिसिंग, मतलब आपके पास 4-5 टर्म्स हैं जिसमें से 3 आपको पता है और 2 मिसिंग है, हमने 2 इवैल्यूएट करने हैं। प्रोवाइडेड आपको मीन दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस ये आपको गिवन होना चाहिए। ओके बेटा, फॉर दैट बेटा देखिए हमारे पास अब देखिए मेरे पास जो है एग्जाम्पल 17 इज देयर ऑन पेज जो है बेटा 377 ऑफ योर बुक। व्हाट इज रिटन हियर? द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4। इट इज गिवन टू यू मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4 एंड जो है if variance is 8.24, their variance जो है 5 ऑब्जर्वेशन का वो 8.24 है। if 3 of the observations are, मुझे 3 ऑब्जर्वेशन देनी है एंड ऑब्जर्वेशन क्या है? दैट इज 1 2 6 एंड आई नीड टू कैलकुलेट द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। अब बेटा कोई मुश्किल नहीं यहाँ पर, अगर मैं रिमेनिंग 2 को लेट करूँ कि लेट इट बी एक्स एंड वाई। ओके, किसी तरह से बेटा अगर मैं एक्स और वाई में 2 रिलेशंस इवैल्यूएट कर दूं ना, तो मैं दोनों को सॉल्व कर दूं तो डेफिनेटली आई विल गेट द आंसर। ओके, अब वो क्या है मेरे पास? देखिए सबसे पहले अगर मैं मीन की बात करूं, मीन जो है मेरे पास क्या होता है? मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर जो है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब टोटल नंबर कितना है? 5। 5 एंड राइट हियर 5। अब here the mean is given to you 4.4 and the sum of observation 1 plus 2 plus 6 plus x plus y by 5। हम इसको ट्रांसपोज करते हैं तो 4.4 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा मेरे पास आएगा 22 इज इक्वल टू यहाँ पर बेटा 8 plus 9 x plus y। तो ऑब्वियस है मेरे पास तो है x plus y is equal to 13 आता। लेट दिस इक्वेशन एक रिलेशन मेरे पास एक्स वाई में आता है, ऑब्वियस है एक और आ जाए किसी तरीके से, तो मैं दोनों को सॉल्व करके आई कैन डेफिनेटली गेट द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। अब बेटा देखिए आई विल यूज द वैल्यू वेरिएंस नाउ। मीन तो मेरा खत्म हो गया, तो अब मैं बेटा वेरिएंस की वैल्यूज को यूज करूंगी। सबसे पहले आपको सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूं ताकि मेरा काम इजीली हो। आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ यूज कर लीजिए, इजीली क्वेश्चन निकल जाता है। मैं जो प्रेफर करती हूँ उसमें क्या है, सिंपल जो हम करते हैं कि वेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? दैट इज जो समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर बाय जो है मेरे पास जो है n और वो कितने 5। अब बेटा देखिए नो डाउट मेरे पास इसकी वैल्यू दी हुई है 8.24 दैट इज इक्वल टू मेरे पास जो है 1/5। अब इसका मतलब क्या है? हर टर्म में से मीन माइनस कर, है ना, उसका स्क्वायर का सब। अब हर टर्म मतलब पहली टर्म मेरे पास थी 1 माइनस 4.4 का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म थी 2 माइनस 4.4 का स्क्वायर, देन 6 माइनस 4.4 स्क्वायर प्लस x minus 4.4 square plus y minus 4.4 square। यही है ना? By 5 that I have already written there. Now what I
I have to do here, I have to multiply 8.24 with 5. What I will get? 22 point जो है वो 41.2. अब बेटा देखिए, माइनस करूंगी तो 3.4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है माइनस करूंगी तो 2.4 स्क्वायर, नेगेटिव कंज्यूम ही हो जाना है ना, तो दैट्स व्हाई बेटा मैंने क्या कर दिया, वो नेगेटिव को खत्म कर दिया। क्यों कंज्यूम हो जाना? बिकॉज स्क्वायर इज अगेन जब मैं यहाँ पर माइनस करूंगी बेटा तो मेरे पास जो है कितना आएगा, 1 पॉइंट जो है 6 आएगा, 1.6 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इन दोनों को a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दोनों कांस्टेंट नहीं है, एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है, तो बेटा मैं क्या करूंगी, ऑब्वियस है मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब मैं लगाऊंगी तो आप कुछ सोचिए, जब मैं 2ab लगाऊंगी तो 2 इंटू 4.4 क्या हो जाएगा, 8.8। तो मेरे पास जो है क्या हो जाएगा, 8.8 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जो है 4.4 स्क्वायर माइनस 8.8 एक्स, यही टर्म्स बची। अब बेटा देखिए, एक चीज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कैलकुलेशन मैं कर सकती हूँ। मैंने ये देखा इस क्वांटिटी यहाँ वाई आ रहा और इस क्वांटिटी दोनों में बेटा -8.8 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँ, बाकी सब क्वांटिटीज को मैं लिख लूंगी, सॉल्व करके आई विल डेफिनेटली राइट। तो मेरे पास तो ये जो वैल्यूज आएंगी आई एम राइटिंग ऑन द टॉप, सो आई एम राइटिंग हियर, मेरे पास तो आया 41.2 है और 3.4 को मल्टीप्लाई करके आई एम गेटिंग 11.56, देन 2.4 को मल्टीप्लाई करके 5.76, देन 16 यानी 1.6 को मल्टीप्लाई करके ऑब्वियस मेरे पास जो है बेटा क्या आएगा यहाँ पर, दैट इज 2.56 एंड आफ्टर देन जो है मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, दैट इज टर्म बची एक्स स्क्वायर, देन बेटा मेरे पास जो है देखिए 4 पॉइंट जो है 4 का स्क्वायर और इधर भी 4.4 का स्क्वायर, मैं इसको कंबाइन कर लेती हूँ दोनों को, आई एम राइटिंग हियर 38.72 और ये वाई स्क्वायर रह गया। और दूसरी बात बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैंने -8.8 को कॉमन लिया तो इधर आया y प्लस एक्स का x प्लस वाई, यही क्वांटिटी आई ना। तो बेटा जब मेरे पास यहाँ x प्लस वाई है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 30 है, तो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। उसका बेनिफिट क्या हुआ, पूरी इक्वेशन किसमें रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में रहेगी ना। तो अब बेटा मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सारे बाकी टर्म्स को सम को ऐड करके जो है उधर दूसरी तरफ ट्रांसपोज करके मैं यहाँ से सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आप इवैल्यूएट करके देख लेना बेटा। आपके पास हो ना, मैंने पहले भी की थी तो मुझे याद है कि वो 97 आता है। ओके, आप फिर भी इवैल्यूएट करके चेक कर लेना, सारे ये टर्म्स जो हैं इन सबको ऐड करके उधर ट्रांसपोज कर देना, यहाँ पर इसकी जगह पे 13 लिख देना, ये 8.8 इंटू 13 जो भी वैल्यू है। ओके, तो ये सब सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 97 आ। फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 13, मैं बेटा इसमें से किसी भी जो क्वांटिटी की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकती हूँ, आइदर x और y। तो मेरे पास जो है जब मैंने देखा तो मेरे पास यहाँ पर मैंने x की वैल्यू इवैल्यूएट कर दी, x इक्वल टू 13 माइनस, ठीक है, तो मैंने पुट किया यहाँ पर। ये इसके और मेथड भी हैं जो बुक में भी दिया है, कि और 2-3 मेथड हैं टू सॉल्व दिस इक्वेशन, इट इज टोटली अप टू यू व्हिच यू प्रेफर। ठीक है, मुझे ये सबसे इजी लगता है कि बच्चों को समझाने के लिए, तो दैट्स व्हाई आई एम प्रेफरिंग दिस मेथड। तो मेरे पास जो है अब a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 26y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 जो है 2y स्क्वायर माइनस 26y, और बेटा ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए
तो ये आएगा 2 और 7 प्लस 72 इक्वल। अब 2 से 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो बेटा वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू, है ना। तो अब हम क्या करें यहाँ पर बेटा, फैक्टराइज करें। हाँ जी, टेल मी एनी टू नंबर्स जिसपे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। हरी अप, बी फास्ट, हु इज एबल टू टेल मी। यहाँ पर तो सबके हाथ खड़े होने चाहिए बेटा, इतना इंटेंस से हम करते आ रहे हैं। मान्या सूद, tell me the two numbers whose sum is minus 13 and the product is 36. Manya, roll number 33. Manya Sue. Okay, Kamya, you tell me the answer, beta. Ma'am, -9y and -4y. Yes, you are very easy. आपको पता है 36 कौन से टेबल में जाता है, 9 की टेबल में जाता है, तो 9 को होता ऐड करके देख लीजिए, -9 -4 -13 इज देयर एंड मल्टीप्लाई में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आपको फैक्टराइजेशन ऐसे नहीं करनी आती है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के वैल्यूज बता दिए। ओके जी, तो चलिए अब मेरे पास हो गए वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 9y plus 36 is equal to 0 and y minus 4 and minus 9 is common, जो है y minus 4 is equal to 0, तो y minus 9 and y minus 4 equal to 0, that is why you are getting 9 and 2. Okay, but the problem is, can we accept these two values? Yes, we can accept these two values because यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं है, कोई भी नंबर यहाँ फ्रैक्शन में नहीं है, सो व्हाई वी रिजेक्ट। कोई रिजेक्शन का कोई रीजन भी होना चाहिए। बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेड। अब आगे देखते हैं, अगर बोथ वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं तो x की भी क्या टू वैल्यूज आती है। अब बेटा देखिए, यू नो दिस थिंग, हम टेबल बना लेते हैं y9 में y4 है, तो x प्लस y अगर मेरे पास 13 है, यहाँ y9 पुट करोगे तो 13 माइनस y is 4, and if I put y4 then x is equal to 13 minus 4, that is 9. अल्टीमेटली नंबर तो 4 and 9 आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पहले कौन सा लेना है, डजंट मैटर, वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स, द सीक्वेंस बी एंड, तो अकॉर्डिंग टू दैट बेटा, तो मेरे पास तो है नंबर्स क्या हो गए 4 and 9. Okay beta, clear to everyone? Is it clear to everyone? No response from anyone. कोई thumbs up कर दिया करो ताकि मुझे ये पता चल जाए मेरे बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, they are listening me and I should come to you. Yes, all are listening to me. Otherwise, according to me, you are sleeping. Dhruv, Sanya, Abhishek, Manya, Vanshika, Anshita, all are sleeping. क्योंकि आप ठंड है ना, रजाई में पूरे क्विल्ट में बैठे हो, तो हैंड्स तो चलते नहीं है हमारे, एम आई राइट। पेन तो मैम देख ही नहीं सकते ना कि वेदर वी आर राइटिंग और नॉट, सो दैट्स व्हाई। चलिए, दैट्स गुड इफ यू आर लिसनिंग मी एंड डूइंग थम्स अप कि दैट मैम इट इज क्लियर टू मी। चलिए बेटा, अब मेरे पास नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन स्टैट्स एग्जाम्पल 19th बेटा। अब एग्जाम्पल 19th में मेरे पास बेटा क्या है, देखिए व्हाट इज गिवन टू मी हियर। फॉर दैट बेटा, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन of 100 observations were calculated as 40 and 5.1 respectively. They have written in example 19 that the mean of 100 observations are given to me, that is 40, and the standard deviation of 100 observation that is given to me 5.5 respectively by a student who took by mistake
50 इंस्टेड ऑफ 40। अब उस पर्सन ने बाय मिस्टेक जो है क्या ले लिया, 50 ले लिया, पर लेना क्या था, 40 लेना था। ये जरूर मेंशन किया करो, 50 ले लिया और 40 लेना था। जो नहीं चाहिए you have to put cross there and which value is that is to be put, so that कि आपको बार बार देखना ना पड़े और confusion ना हो, सबसे बड़ी बात है। Now what is mentioned here in the question, what are the correct mean and standard deviation? I need to calculate correct mean and correct standard deviation. If they ask you to calculate correct mean and correct standard deviation, it's 100% that is कि ये क्या है, इनकरेक्ट है। IN मीन्स इनकरेक्ट, CO मतलब करेक्ट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब बेटा देखो, वैसे मीन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, समेशन डालना है या सम लिख दीजिए, वन इज द सेम थिंग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक ही बात है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम समेशन एक्साइन ओवर एन लिखेंगे, है ना। अब ये देखिए कि अगर मेरे पास ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट मीन है मेरे पास, तो बेटा ये भी इनकरेक्ट होगा, एन भी इनकरेक्ट होगा। एन इनकरेक्ट तब होगा जब हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कोई भी चेंज ना हो, ठीक है, तो वो हमेशा ही क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। अब इन ऑर्डर टू मेक इट करेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर बेटा, जो चीज नहीं चाहिए थी वो सम में से माइनस कर दी, एंड वॉट एवर आई नीड आई हैव टू ऐड दैट इन द सम। सबसे पहले तो मैं सम इवैल्यूएट करूँ ना, मेरे पास इनकरेक्ट मीन की वैल्यू 40 है, इनकरेक्ट सम की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है और एन की भी वैल्यू मेरे पास है, so that means from here I am getting here incorrect XIA, इसको ट्रांसपोज कर दी, इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कम आउटपुट मिलेगा। ओके, अब बेटा देखिए इनकरेक्ट सम टू आप मुझे क्या करना है, करेक्ट मीन। अगर बेटा मुझे करेक्ट मीन निकालना है, मुझे करेक्ट सम चाहिए और मुझे करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मेरा एम है करेक्ट सम निकालना, तो दैट मीन अब करेक्ट सम निकालने के लिए क्या करूं बेटा, ठीक है, पुराने इनकरेक्ट सम में जो चीज मुझे नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए था, 50 आई डोंट नीड, 50 should be subtracted and 40 should be added, यही चीज होगी ना। तो यहाँ पर 4000 ये -10 हो गया और 3990 मेरा करेक्ट सम है। अगर मेरा करेक्ट सम हो गया तो मेरा करेक्ट मीन भी निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो करेक्ट मीन जो है दैट इज करेक्ट सम, और वो मेरे पास 3990 ओवर करेक्ट नंबर ऑफ टर्म, बेटा नंबर ऑफ टर्म में कोई चेंज नहीं हुआ, 200। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन को मैं चेंज कर देती हूँ कि 50 is wrongly written there and is not replaced with any number, तो यानी सिंपल आप -50 कर दोगे, 40 कुछ नहीं है, और तब नंबर ऑफ टर्म्स चेंज होंगी, तब वो कितनी रह जाएंगे, 99, क्योंकि एक जो गलत बाई चांस हमने 50 को 2 बार दे दिया, ऐसे भी कह सकते, तो ऑब्वियस है, तो वो तो 101 टर्म बन जाने की है ना। तो इसीलिए उसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास जो है क्या आ गई, टर्म्स 100 ही नहीं। एक मेथड ये, एक सम ये है कि हमें बाई चांस डाटा 2 बार एक ले लिया, 50 को, डाटा हमारे पास 99 था, हमने 100 काउंटिंग में काउंट कर दिया, 50 को रिमूव किया, तो बेटे रिमूव किया तो टर्म भी एक डिक्रीज होगी यहाँ पर, तो वो 99। ओके, ये टोटली डिपेंड करता है सिचुएशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। करेक्ट मीन मेरे पास वो है 39.9। ओके, नाउ कम टू बेटा दैट इज करेक्ट
स्टैंडर्ड डेविएशन हमें इवैल्यूएट करना। फॉर दैट बेटा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले ये है कि हमें फॉर्मूला सेलेक्ट करना है कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, कौन सा प्रेफर करेगा। मैं नॉर्मली आपको कहती हूँ कि जब भी करेक्ट इनकरेक्ट कोई भी निकालना है, बेस्ट ये होता है कि शॉर्टकट फॉर्मूला जो है कॉन्टिन्यूस डाटा में यूज करते थे स्टैंडर्ड डेविएशन का। फॉर्मूला सबसे पहले देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स वाई स्क्वायर। एफ वाई नहीं लिखना, फ्रीक्वेंसीज की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, है ना। तो ये नॉर्मली रॉ डाटा के लिए ये भी चलता है। माइनस बाय एल भी लिखते हैं, माइनस जो है यहाँ पर आपको पता है समेशन एक्स वाई ओवर एन का बेसिकली होता तो नहीं है ना, तो कैन आई राइट हियर मेरे लिए है ना। अब बेटा ये अगर इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। अगर आप ऐसे लिखते थे ना, कभी मिस्टेक नहीं होगी, नेवर एवर। तो अब इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था 5.1, तो बेटा व्हाट आई विल राइट हियर 5.1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू। अब बेटा स्क्वायरिंग क्यों की, ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। अब यहाँ देखो ये इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन मुझे पता है 100 है, आई एम राइटिंग हियर माइनस इनकरेक्ट मीन आपको दिया हुआ था स्टार्टिंग में भी दिया था, क्या था इनकरेक्ट मीन था, वो कितना दिया था 40। तो यहाँ पर मेरे पास है इनकरेक्ट मीन मतलब 40 का। ओके, तो अब बेटा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम हियर व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रांसपोज 40 स्क्वायर टू दिस साइड। अब 5.1 का स्क्वायर बेटा अगर मैं देखूं तो वो 26.01, ये प्लस 1600, ये 100 इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, और इनकरेक्ट सॉल्यूशन एक्सरसाइज। अब बेटा ये ऐड कर लीजिए, अगर मेरे पास आएगा 1600 तो ये 1626.01 मल्टीप्लाई 100 तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। और ये आ गया मेरे पास इनकरेक्ट सॉल्यूशन एक्सरसाइज। मैंने इसका क्या करना, करेक्ट करना। फिर वही इन ऑर्डर टू मेक इट करेक्ट व्हाट आई विल डू हियर, जो है आई विल subtract the term square which I don't need and add the square of a term which I need। तो उसके लिए बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था कि 50 नहीं चाहिए था, है ना, मुझे 40 चाहिए था। तो मैं 50 का स्क्वायर जो है 162601 है, 50 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दूंगी, 40 का स्क्वायर ऐड कर दूंगी, तो ये 100% करेक्ट सॉल्यूशन एक्सरसाइज के आ जाएगा। ओके, क्यों मैंने स्क्वायर किया, बिकॉज दिस इज करेक्ट सॉल्यूशन एक्स आई स्क्वायर। स्क्वायर में हर टर्म का स्क्वायर ऐड किया, तो इसीलिए मुझे जो टर्म नहीं चाहिए उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दो, व्हाटएवर आई नीड जो है और आई विल नीड दैट शुड बी एडेड विद स्क्वायर। अब बेटा करेक्ट मेरे पास आ गया, अब मैंने करेक्ट जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन इवैल्यूएट करना है। 100% है, अगर मैंने करेक्ट इवैल्यूएट करना, यहाँ पर भी करेक्ट आएगा, यहाँ पर भी करेक्ट आएगा। अब बेटा देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ओवर 200 ही देगा। करेक्ट मीन हम इवैल्यूएट कर चुके हैं 39.9। Okay, is it clear to you? Any doubt up to this level? Anything you want to ask in this question? Okay, no doubt. चलिए बेटा, we will move to the question example जो है that is 18। हमने 19 पहले कर दिया था, एग्जाम्पल 18 जो है अब मैं करवाने लगी हूँ what is given in this question। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में मींस एग्जांपल 16 में हमने क्या किया था, ईच टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया था a से 2 से। अब यहाँ हमने क्या शो करना है कि अगर हर टर्म को हम a से इंक्रीज करते हैं तो वो कहता है कि वेरिएंस जो है वो चेंज
नहीं होता, इट विल नॉट बी इफेक्टिव। मेथड बिल्कुल वही है, जनरल टर्म लेके एक्स आई वाई आई निकालेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर यूज करेंगे। लेट अस डिस्कस दैट। ठीक है, मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि अगर हर टर्म को हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, then the standard deviation and variance will be effective. But if I add or subtract the constant quantity from each term, from each observation, then the answer will not be effective. जो है सेम आई हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। अब बेटा देखिए यहाँ पर एग्जांपल 18 में दी हुई है ऑब्जर्वेशन, मेरे पास दी हुई है एग्जांपल 18 में x1 x2 x3 so on up to xn। they said if these observation are increased by a quantity that is a, so that means to new, अगर मैं जनरल करूँ तो ये xi होगा, और मैं क्या करती हूँ, मैं न्यू ऑब्जर्वेशन को वाई आई से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो कैसे लिखूँ, xi प्लस a। बेसिकली जो न्यू ऑब्जर्वेशन है वो x1 प्लस a, x2 प्लस a, x3 प्लस a, x4 प्लस a, इट शुड बी लाइक। तो मैंने जनरलाइज किया। अब बेटा उसने कहा है कि उसने ये भी लिखा है ए कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑब्वियस अगर ये नेगेटिव हुआ तो मतलब हर टर्म में से हमने को क्या कर सकता है ना। तो अब बेटा सेम हम ये करेंगे वही मेथड जो आगे हमने फर्स्ट में किया था। सबसे पहले अगर मैंने वेरिएंस की बात करनी है तो आपको पता है कि वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, 1/n समेशन xi माइनस x बार यू नो इट वेरी। और अगर मैंने नई ऑब्जर्वेशन का निकालना है तो एक्स आई की जगह क्या हो जाएगा, वाई आई हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है मैं वाई आई इवेलुएट करूँ और वाई बार, अरे वाई आई की मैंने पहले कैलकुलेट करी, अब मुझे क्या चाहिए, वाई बार चाहिए। तो दैट आई विल कैलकुलेट हियर वाई बार के लिए मैंने दैट मीन्स समेशन वाई आई ओवर है। अब बेटा वाई आई की वैल्यू कितनी है, xi प्लस a बाई n। अब बेटा आपको पता है समीशन xi प्लस a, व्हाट डज इट मीन कि x1 प्लस a फिर x2 प्लस a सो ऑन अप टू n टर्म्स डिवाइडेड बाय, दैट मींस हर टर्म में a आ रहा है एंड n टर्म्स आर देयर। तो बेटा मेरे पास जो है x1 x2 x3 सो ऑन, xn तो है साथ में n टाइम्स a आ जाए। ओके, अब मैं n को सेपरेट कर दूं, जब मैंने n को सेपरेट किया बेटा तो यहाँ पर तो इतने की जगह पे मेरे पास क्या बन गया, दैट इज x बार, क्यों, सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल ऑब्जर्वेशन प्लस n और n कैंसिल हो जाने, तो मेरे पास y बार इज इक्वल टू x बार प्लस y बार इवैल्यूएट हो गया, y आई इवैल्यूएट था। तो अब हम जो है न्यू जो है मैं वेरिएंस निकालूंगी, तो न्यू वेरिएंस मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, 1/n समेशन yi माइनस y बार। ठीक है, तो अब बेटा 1/n समेशन yi जो है समेशन मैंने लगा दिया yi की वैल्यू xi प्लस a माइनस y बार। अब बेटा y बार की वैल्यू देखिए ऊपर मैंने कैलकुलेट की है, तो मैं माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये स्क्वायर a एंड a विल कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर बाय n। ओके, तो बेटा ये क्या चल रहा था, न्यू वेरिएंस चल रहा था मेरे पास जो है, तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर है ना, so that means the variance will not be effective. Okay beta, so from here we come to know if each observation is increased or decreased by a constant quantity, then the new variance will not be effective. Clear to you? Anything you want to ask from me? Anything beta?
Any question related with this exercise? This completes your beta statistic chapter, revision of statistic chapter. From tomorrow, we will start with the straight line and conics. Okay, is it clear? Learn the formula so that it will be easy for me to revise straight line and conics. Okay, but till then, goodbye.